अरे रुकिए, इतनी सारी वीडियोस देखते ही हैं, ज़रा ये भी देख लीजिए। है तो कहानियाँ ही, पर बहुत खूबसूरत हैं। ज़रा सुन के तो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक दादी और पोते के रिश्ते की। ये कहानी है भारत के प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह और उनकी दादी की। लेखक कहते हैं उनकी दादी, जैसे सबकी दादी होती है, एक बूढ़ी महिला थी और जब से वो उन्हें देख रहे हैं, यानी तकरीबन पिछले 20 सालों से, वो बस बूढ़ी ही हैं। इसलिए जब कभी लोग ये कहते कि कोई ज़माना था जब उनकी दादी जवान और खूबसूरत हुआ करती थी, यहाँ तक कि उनका एक पति भी हुआ करता था, तो इस बात पे विश्वास करना लेखक के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेखक के घर में एक ड्राइंग रूम था जहाँ एक अंगीठी थी और अंगीठी के ऊपर बनी हुई थी लकड़ी की एक शेल्फ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल पीस। उसी मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी लेखक के दादाजी की तस्वीर, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके दादाजी ने एक बहुत ही बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई है, ढीले से कपड़े पहने हुए हैं। उनकी दाढ़ी इतनी सफ़ेद और बड़ी कि ऐसा लगता है कि इनकी उम्र तकरीबन 100 साल की तो होगी ही। और ऐसे आदमी के केवल बहुत सारे पोते पोतियां ही हो सकते हैं, क्योंकि इतने बूढ़े आदमी की पत्नी और बच्चे भी हो सकते हैं। इस बात पे विश्वास करना लेखक के लिए उतना ही मुश्किल था जितना इस बात को मानना कि किसी ज़माने में उनकी दादी खूबसूरत हुआ करती थी। जब भी उनकी दादी उन्हें अपने बचपन के खेलों के बारे में बताती, तो लेखक और उनके साथियों को ऐसा लगता था जैसे ये भी भगवान की कोई कहानी ही है। उनकी दादी एक छोटे कद की, मोटी और झुकी हुई महिला थी, जिनका चेहरा पूरी तरह से झुर्रियों से भरा हुआ था। वो सफ़ेद कपड़े पहना करती थी। उनका एक हाथ उनकी कमर पे और दूसरे हाथ में माला हुआ करती थी। उनके सफ़ेद बाल इधर उधर बिखरे हुए उनके मुरझाए हुए चेहरे पे आते और होंठ लगातार ईश्वर की प्रार्थना में हिलते रहते। वो खूबसूरत ना सही, पर बहुत सुंदर थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे पहाड़ों से सर्दियों की सफ़ेदी का एक सुंदर सा दृश्य नजर आ रहा हो। लेखक और उनकी दादी अच्छे दोस्त थे। जब से लेखक के माता पिता शहर में सेटल होने के लिए लेखक को उनकी दादी के पास गांव में छोड़ गए, तब से लेखक और उनकी दादी साथ रहते हैं। दादी लेखक को सुबह उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती, उन्हें नहलाते और कपड़े पहनाते वक्त वो सुबह के भजन और प्रार्थनाएं भी साथ में गाती रहती, इस आशा में कि लेखक भी उन्हें सुने और कुछ सीखे। लेखक ये सब सुनते क्योंकि उन्हें अपनी दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, पर ये सब कभी याद करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। इसके बाद वो लकड़ी की स्लेट उठाती, जिसे उन्होंने धोकर प्लास्टर करके पहले से ही रखा होता था। लाल रंग का स्याही का डब्बा उठाती, उन्हें एक साथ बांधती और लेखक को पकड़ा देती। नाश्ता करने के बाद जो होता था मोटी बासी रोटियों का, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और चीनी का छिड़काव, वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते। दादी कुछ रोटियां अपने साथ भी ले लेती ताकि रास्ते में गांव के कुत्तों को दे सकें। लेखक और उनकी दादी हमेशा एक साथ स्कूल जाया करते थे। वो इसलिए क्योंकि स्कूल और मंदिर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। पुजारी जी बाहर वरांडा में बच्चों को शब्द और सुबह की प्रार्थनाएं सिखाते और बच्चे उनके पीछे पीछे गाते, और अंदर दादी ग्रंथ पढ़ा करती। दोनों अपना काम खत्म कर लेते तो साथ में घर की तरफ चल पड़ते। ये समय था जब गांव के कुत्ते उन्हें मंदिर के दरवाजे पे मिलते। अब कुत्ते रोटियों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते और घर तक उनका पीछा करते। लेखक के माता पिता शहर में अच्छे से सेटल हो गए, तो वो लेखक और उनकी दादी को गांव से ले गए, और ये लेखक और उनकी दादी की दोस्ती में एक नया मोड़ ले आया। दोनों अब भी एक ही कमरे में रहा करते थे, पर अब
दादी उनके साथ स्कूल नहीं जाया करती थी क्योंकि वो अब इंग्लिश मीडियम स्कूल जाया करते थे मोटर बस में। रास्ते में गांव की तरह कुत्ते भी नहीं थे। दादी ने घर के आंगन में ही चिड़ियों को खाना डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, लेखक और उनकी दादी एक दूसरे से कम मिला करते। दादी उन्हें उठाती, स्कूल के लिए तैयार करती और जब वो वापस आते तो उनसे पूछती कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया। और जब लेखक कुछ शब्द इंग्लिश के और साइंस के बारे में बताते, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पृथ्वी का गोल होना, ये सब चीज़ें उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आती क्योंकि अब वो लेखक की उनकी पढ़ाई में मदद भी नहीं कर सकती थी। अब इंग्लिश स्कूल में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती उस पे दादी विश्वास नहीं करती थी और उन्हें इस बात का बहुत दुख था कि इंग्लिश स्कूलों में ईश्वर और ग्रंथों के बारे में कुछ सिखाया पढ़ाया ही नहीं जाता। एक बार जब लेखक ने अपनी दादी को ये बताया कि अब से उनके स्कूल में म्यूज़िक क्लासेस भी लगेंगी तो ये सुन के दादी का मन बहुत दुखी हुआ क्योंकि उनका मानना था ये गाना बजाना तो भिखारियों का काम है, अच्छे घर के लोग ऐसे काम नहीं किया करते। भले ही दादी ने उस समय कुछ न कहा हो, लेकिन उनकी चुप्पी ही उनकी ना थी। उसके बाद से दादी ने लेखक से बात करनी कम कर दी। अब जब लेखक थोड़े बड़े हुए तो उन्हें घर में खुद का कमरा दे दिया गया क्योंकि अब वो यूनिवर्सिटी जाने लगे थे। अब दादी और लेखक के बीच में जो बची कुची दोस्ती एक कमरे की वजह से थी वो भी छिन गई। अब दादी ने अपने अकेलेपन को अपना लिया था। वो सुबह से लेकर शाम तक अपने चरखे पे बैठी रहती और भजन कीर्तन करती रहती। वो किसी से बात नहीं करती, बस दोपहर में ही कुछ समय वो आराम के लिए निकालती और उस समय भी वरांडे में आए हुए पंछियों को वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर डालती। सैकड़ों ही पंछी उनके आसपास इकट्ठे हो जाते, कुछ उनकी टांगों पे बैठते, कुछ कंधों पे तो कुछ सर पे। दादी उन्हें देखकर मुस्कुराती रहती पर उन्हें कभी नहीं उड़ाती। दिन का वो आधा घंटा दादी का सबसे खूबसूरत समय हुआ करता था। जब लेखक ने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने का फ़ैसला किया तो उन्हें पता था उनके इस फैसले से दादी को बहुत बुरा लगेगा। आखिरकार लेखक 5 साल अपने घर से बाहर रहने वाले थे और दादी की उम्र भी हो गई थी। इस उम्र में कोई कुछ कह भी नहीं सकता, पर दादी कह सकती थी। वो ज़रा भी भावुक नहीं हुई जब वो लेखक को रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। उनके होंठ अब भी प्रार्थनाओं में हिल रहे थे, उनकी उंगलियों में माला पकड़ी हुई थी। उन्होंने चुपचाप लेखक के माथे को चूमा और लेखक को ऐसा लगा जैसे वो अपनी दादी से आखिरी बार मिल रहे हों, पर ऐसा नहीं था क्योंकि 5 साल बाद जब लेखक घर वापस आए तो उनकी दादी उन्हें फिर मिली रेलवे स्टेशन पे। वो उन्हें वहाँ लेने आई थी। अब भी वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी। आज भी उनके पास शब्दों के लिए कोई समय नहीं था। उन्होंने लेखक को अपने गले से लगा लिया और अब भी वो बस प्रार्थनाएं ही कर रही थी। घर वापसी के पहले दिन लेखक ने देखा कि आज भी दादी अपने दिन का सबसे खुशनुमा समय पंछियों को दाना डालकर ही बिताती, पर इस समय वो पंछियों को थोड़ा डांट भी देती। शाम को ऐसा लगा जैसे दादी में थोड़ा सा बदलाव आया क्योंकि इस बार वो प्रार्थना नहीं कर रही थी बल्कि अपने आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर एक पुराना सा ढोलक लिए उसे बजा बजा कर गाना गाने लगी। गाना भी योद्धाओं की घर वापसी का। लेखक और उनके परिवार ने दादी को ऐसा करने से रोका ताकि उन्हें कोई तनाव ना हो जाए। ये पहली बार था जब दादी ने शाम को प्रार्थना नहीं की और अगली ही सुबह दादी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा थोड़ा सा बुखार है, चला जाएगा, पर दादी ने इसे किसी और तरीके से ले लिया। उन्हें लगा कि जैसे उनका अंत करीब है, इसलिए दादी ने कहा कि वो अपना समय अब लोगों से बातचीत करने पे बर्बाद नहीं कर सकती, उन्हें प्रार्थना करनी है। लेखक और उनके परिवार ने दादी के पास रहने की जिद की, पर दादी ने मना कर दिया।
वो प्रार्थना करती हुई हाथों में माला लिए शांति से बिस्तर पे लेट गई। कुछ ही पलों में उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया और उनकी बेजान उंगलियों से माला नीचे गिर गई। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अब अंतिम संस्कार की विधि के लिए उन्हें बिस्तर से उठाया गया और नीचे फर्श पर रख दिया गया और लाल कपड़े से उनका चेहरा ढक दिया गया। और कुछ घंटे के शोक के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए वहां से ले जाया गया। सूर्य ढल रहा था और वो लोग चलते चलते आंगन के बीचों बीच रुक गए। वरांडे से लेकर दादी के कमरे तक, जहां दादी का मृत शरीर पड़ा था, सैकड़ों ही पंछी आकर बैठ गए। लेखक और उनके परिवार को पंछियों के लिए बहुत बुरा लग रहा था। लेखक की माँ ने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर पंछियों को उसी तरह से दिए जैसे दादी दिया करती थी, पर पंछियों ने उन टुकड़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही दादी के मृत शरीर को वहाँ से ले जाया गया, पंछी भी चुपचाप वहाँ से उड़ गए और अगली सुबह स्वीपर ने बिखरे हुए ब्रेड के टुकड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया। कहानी सुनने के लिए शुक्रिया। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।